नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, BPSC हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, सेट नंबर 68 का पहला क्वेश्चन कहता है कि आदिवाराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो ये राजा भोज ने, किसने? भोज ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। कहता मध्यकालीन इतिहास का वो कौन से शासक थे जिनके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, किसमें? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है। सही क्रम में कौन दिया गया है ये आपको बताना है। तो आपको जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह आलम द्वितीय है, इसका यह क्रम सही दिया गया है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस कहा गया था। तो ये कहा गया था लोहा को। किसे? लोहा को। ए नंबर से आंसर होगा लोहा को। चलिए आगे है। आगे कहता है किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कथन 1 में कहता है चीनी लेखक, क्या है? चीनी लेखक भारत के, कहता चीनी लेखक जो है ये भारत का इनतू नाम से उल्लेख करते हैं। इनतू नाम से उल्लेख करते हैं। तो ये जो है आपको सही है यह कथन। दूसरा कहता है कि ह्वेनसांग की यात्रा विवरण यूं क्या है? सीयू की में है। कहता है ह्वेनसांग जो है इसकी यात्रा का विवरण सीयू की नामक पुस्तक में किया गया है। तो यह भी सही है। क्या? यह भी सही है। कहता है कि सही कथन चुने। तो आपको एक और दोनों कथन सही दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों की पहली बार ब्रिटिश अधिकरण क्षेत्र कहा है। कहता है सर्वप्रथम वो कौन सा एक्ट है जिसमें भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा है। तो ये कहा है आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन जो किया जा सकता है यह संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अखिल भारतीय सेवा, क्या? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो ये करता है संसद। कौन? संसद करता है। ए नंबर से संसद। आगे कहता है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। कहता भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया आपको आयरलैंड के संविधान से। डी नंबर से आयरलैंड के संविधान से। आगे है ग्लाइकोलाइसिस। क्या? ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ATP का शुद्ध लाभ है। तो शुद्ध लाभ जो होगा ये आपको 2 हो। क्या? 2। बी नंबर से 2। आगे कहता है प्रोथ्रोम्बिन जो है जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण आपको यकृत में निर्माण होता है। डी नंबर से यकृत में। आगे है कहता है पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है। पेप्सिन जो है ये आपको अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है। आगे कहता है एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है। कहता है कि वह एक अनुवांशिक बीमारी कौन है जिसके कारण रक्त जो है जमने में दिक्कत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हीमोफीलिया में। कौन है? हीमोफीलिया में। ये आपको अनुवांशिक बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो ये आपको सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो है ये आपको नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्लाइंड। क्या? ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ये आपको रॉड और
शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन जो इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। किस पर? एनोड पर मुक्त होता है। आगे है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या असर पड़ता है? तो हिमांक जो होता है घट जाता है। सी नंबर से हिमांक घट जाता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है। कहता है पॉजिट्रॉन जो है एक ऐसा कण है जिस पर आपको इकाई धनावेश रहता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बहुलक है? तो ये आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। क्या? आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। तो यहाँ आपको आइसोप्रीन सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है इसका मान कितना होता है? तो ये आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है। तो ये आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए कितना होता है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे कहता है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पारद। क्या है? पारद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लेंगरहैंस। क्या है? लेंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है आपको इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ए नंबर से आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन। आगे निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है जो उदारवादी नेता नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरविंद घोष। ये उदारवादी नेता नहीं थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था। कहता गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? तो इसके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार जो था यह भारत जनमत को जागृत करना इसका मूल आधार था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जो है पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे आपको जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और पहले आपको विनोबा भावे थे। ये आपको कभी कभी ज़्यादातर तो पहले ही पूछा जाता है लेकिन अब जो है दूसरा तीसरा भी पूछा जाने लगा। तो दूसरा यहाँ आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा। इसे जो इसका सेंस हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा कहा गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। किनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था? तो यह जो पारित हुआ था आपको बहराम जी मालावारी के प्रयासों से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा को जो भारत से पृथक किया गया था कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1937 में। कब? 1937 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू सभा की स्थापना जो की गई है किस वर्ष की गई है? तो यह किया गया आपको 1915। कब? 1915 में। सी नंबर से आंसर होगा 1915। आगे कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे इनके जो है निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? तो यह लगाया गया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे कहता है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो ये गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो डेलीगेट शुल्क जो घटाया गया था इसे घटाकर 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। जो पहले 5 रुपया हुआ करता था उसे घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। कहता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से
किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है? तो ये जो स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। डी नंबर सेंस होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय जो बनाया था, यह लोकप्रिय बनाया गया था सैयद हैदर राजा के द्वारा। सैयद हैदर राजा के द्वारा। कहता है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो यह अध्यक्षता जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सी नंबर से होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? ये वो नदियाँ आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। आपको साबरमती नदी सही है, पश्चिम की दिशा में बहती हुई गिर जाती है अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में। और पेरियार नदी भी सही है, नर्मदा भी सही है। और उसके बाद आपको चार जो है आपको गलत है। क्या? चार जो आपको गलत है, ये नहीं जाती है। तो आपको यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वधि ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सेंस हो जाएगा हिमालय में। किसमें? हिमालय में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? तो चैलेंजर गर्त जो है यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे है। कहता लोनार झील। क्या? लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? लोनार झील जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये हुआ है उल्कापिंड के गिरने से। डी नंबर से होगा उल्कापिंड के गिरने से। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको गेहूं नकदी फसल में शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण 1 नंबर पर, दूसरे पर आपको गया और तीसरे पर आपको पूर्वी चंपारण और चौथे पर रोहतास हो जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपको 2 1 3 4 2 1 3 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सूची 1 में ये जो है अवरक। क्या है? अवरक किससे मिल जाएगा? तो अवरक आपको भागलपुर में मिल जाएगा। अवरक आपको गया। अवरक गया से, कहाँ से? गया से मिल जाएगा। ये गया में पाया जाता है, गया से मिल जाएगा। और स्वर्ण जो है आपको जमुई से। और डोलोमाइट जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो डोलोमाइट मिल जाएगा आपको रोहतास से। और सीसा भागलपुर से। तो इस प्रकार आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्लू फ्लैग परमाणुकरण संबंधित है। तो यह परमाणुकरण जो संबंधित है समुद्री तट से। किसे? समुद्री तट से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया है? तो यह जो सुझाव दिया गया है चलैया समिति के द्वारा। ए नंबर से आंसर होगा चलैया समिति के द्वारा। आगे कहता है कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो उस समय कितना था प्रति व्यक्ति आय भारत का? तो उस समय जो था 20 रुपया था। कितना? मात्र 20 रुपया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है ये आपको आर्थिक नियोजन जो है नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए कहता है निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? तो अनिवार्य शर्त जो होगा ये आपको पूंजी निर्माण। क्या? पूंजी निर्माण। डी नंबर से होगा पूंजी निर्माण। आगे कहता है मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति। तो इसका आपको उपयुक्त में से एक कथन जो है इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि कीमतों के सामान्य स्तर में लागत वृद्धि होती है। सही है। उसके बाद कहता है मुद्रा के मूल्य या फिर क्रय शक्ति में भी कमी आती है। यह भी सही है। विनिमय दर में सुधार होता है। यह गलत है। क्या? विनिमय दर में सुधार नहीं होता है। आप कहता है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आपको 1 और 2 दोनों सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं से लाइक किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब आइए हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज भी
स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये दोस्तों, ये वीडियो स्टैटिक्स का वीडियो है, तो ये स्टैटिक्स जीके जीएस कभी बदलता नहीं है, तो ये आपको बार बार रिपीटेशन का होना तय है, होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितना भी वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए हैं, इससे पहले जो आपको 67 वीडियो हो चुका है, 67 प्रैक्टिस सेट, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 47, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। ये संख्या आप याद रखिएगा। आगे कहता किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह किया गया था आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1989 में हुआ था। ये आपको डेट भी याद, मतलब ईस्वी भी आपको याद रखना है। और कौन से संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन। आगे कहता लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा है, इसकी आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने के लिए इसकी कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे है। आगे कहता आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि की जा सकती है। तो एक बार में 1 वर्ष वृद्धि की जा सकती है। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए, तो इसकी कुल सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए। आगे कहता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है ये आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे कहता है कि विश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है या फिर होना चाहिए। तो 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष शपथ जो लेता है, लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। तो ये आपको जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे बेनिफिट आपको मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि होता है कभी कभी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो वहाँ से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए आप उसे जरूर ज्वाइन करें और आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी दी जाती है, तो इसीलिए आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो में जो भी कमी आपको लगता हो उसका, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसे दूर किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।